प्रदीप सर, मेरा जो सवाल था आपसे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी इन करंट वाले मुद्दों से को क्यों नहीं चर्चा में लाना चाह रही है? क्यों उसको क्या ये यूजीसी और नेट नीट पर जो भ्रष्टाचार हुआ, जिस तरीके से बच्चों का कैरियर दांव पर लगा, क्या इमरजेंसी की बात करने वाली ये सत्ता अपनी गलती को स्वीकार करके इन चीजों को चर्चा में लाने की स्थिति में आज है? इसके अलावा राष्ट्रपति के अभिभाषण का जिक्र कर लूं मैं थोड़ा सा। राष्ट्रपति का ये जो अभिभाषण है वो कितना अहम है? आम जनता के हिसाब से अगर मैं पूछूं आपसे तो हमारा उससे फायदा क्या है? या इसको केवल और केवल जनता भी सत्ता पक्ष के कसीदे पढ़ने के नजरिए से ही देखे? ये केवल परंपरा, शिष्टाचार जो भी कह लें उसका एक निर्वहन हो रहा है। अगर ऐसा है तो फिर इसकी जरूरत क्यों है देश को? देखिए आरपी, ये बात तो बिल्कुल सही है कि अगर राष्ट्रपति के अभिभाषण पे बात करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो ट्रेडिशन चला आ रहा है कि जो सरकार लिख के देती है वही बोलते हैं। जैसे डॉक्टर राय ने भी बताया कि एक दो बारी हुआ, शायद प्रणब मुखर्जी ने भी शायद जब मोदी जी बन गए थे तो कुछ शब्दों पे ऑब्जेक्शन किया था, वो चेंज किए थे बस, बाकी वो पढ़ना होता है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पे पॉलिटिकल पार्टीज भी जानती हैं कि वो सिर्फ सरकार का पुलिंदा होता है, सरकार की बखान होता है, सब कुछ, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन बात जो आपने दूसरा सवाल पूछा उसमें तीन चीजें हैं। मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही कि ये सरकार जो भी हार हुई है इलेक्शन में, जो भी झटका लगा, उससे सीखना नहीं चाहते हैं बीजेपी वाले, या फिर जानबूझ के कुछ और मैसेज देने की कोशिश करें। देखिए, एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे हम लोग? एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि जो हालत हुई बीजेपी की, जो जिस तरह से 400 पार का नारा सारा फूस हुआ, हमें लग रहा था जो नया मंत्रिमंडल बनेगा उसमें आपको कई चेहरे नए दिखेंगे, मंत्रालय में नए दिखेंगे। लेकिन क्या हुआ, जो मेजर मंत्री है वो सारे के सारे रिपीट हुए। वित्त मंत्रालय, उनके मंत्रालय भी रिपीट हुए। कहा जा रहा है कि मैसेज देने की कोशिश की है मोदी जी ने कि कंटिन्यूटी, जो हम काम कर रहे थे उसी को करेंगे। मुझे इसमें कंटिन्यूटी नहीं, मुझे इसमें एरोगेंस नजर आती है। मुझे तो ऐसा लगा कि मोदी जी ने एरोगेंस दिखाई कि लोगों को कहा कि तुम अगर नहीं भी मुझे चुनते तो क्या फर्क पड़ता, हम सुधरने वाले नहीं, हम तो ऐसे ही करेंगे। दूसरा, ये जो संविधान और जो इमरजेंसी की बात लेकर आए हैं, इससे एक चीज और साफ हो गई कि बीजेपी नहीं सीख रही। चुनाव में जिन झटके लगे अपनी गलतियों से नहीं सीख रही। ये जो संविधान का मुद्दा, वो कहीं ना कहीं अंदर प्रधानमंत्री को दिल तक चुभ गया है। इस संविधान के मुद्दे ने बहुत नुकसान पहुंचाया। वो किसी भी हालत में कुछ भी करके इस संविधान के मुद्दे को खत्म करना चाहते हैं या इसका तोड़ निकालना चाहते हैं, कोई नैरेटिव सेट करना चाहते हैं। और दूसरी बात, जो इमरजेंसी वाली बात है, पब्लिक ने इतना क्लियरली मैंडेट बताया कि भाई आप पुराना जितना मर्जी घिसी पिटी है, नेहरू से लेकर सब करके देख लिया आपने, पब्लिक को नहीं बात समझ में आ रही, पब्लिक को पसंद नहीं आ रही बात पे। जो पुराना हो गया सो हो गया, आप आगे की बात करो, अपना गिनाओ। इस इलेक्शन में क्लियर पब्लिक ने ये कहा है, जहां जहां बीजेपी को मात मिली सब जगह पब्लिक ने ये कहा है कि आप अभी का बताइए, पुराने से हमको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इस सरकार ने सीखा नहीं है। फिर पहले ही सेशन में इमरजेंसी का जो जिक्र कर रहे हैं, और आज आप किसी से भी पूछ के देख लीजिए, इसी संसद में मिलेनियम भी बैठे, मिलेनियम जो अभी 25, 26, 27 साल के सांसद चुन के आए हैं, उनको भी उससे इमरजेंसी से कोई लेना देना नहीं होगा। आम जनता तो छोड़िए, जो हो गया इतने साल पहले किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। 50 साल हो गए और आप नौटंकी कर रहे हैं कि 50वें साल में उसके लिए 2 मिनट का मौन भी रख रहे हैं। 49 साल में नहीं हुआ। 25वां साल जब था तब आप अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, शायद ये कुछ शायद उन्हीं की थी, तब भी मौन नहीं रखा गया। आज आपको अचानक से याद आ गया, आपको 10 साल याद नहीं आया कि इमरजेंसी में जो है वो मारे गए लोगों के लिए मौन रखा जाए। अब आप कल को वही बात है जो कुछ लोग कह भी रहे हैं, वो बात बिल्कुल सही करेंगे। कल को आप कहेंगे कि 1984 के दंगों के लोगों के लिए भी मौन रखा जाए, फिर तो गुजरात के दंगों के लोगों के लिए भी मौन रखा जाना चाहिए, फिर तो जो मोरबी में पुल हादसा हुआ उन लोगों के लिए भी मौन रखा जाना चाहिए। कितने ही ऐसे हैं। फिर तो बाबरी मस्जिद के बाद जो सब कुछ हुआ उसके लिए भी मौन रखा जाना चाहिए। तो ये चीजें जब अब दोबारा, इसका मतलब तो ये है कि अभी भी ना इनके हाथ में कोई मुद्दा आया है, ना ही इन्हें समझ में आ रहा है कि आगे हमको क्या करना है। ये सिर्फ और सिर्फ 10 साल में एक शब्द था, मोदी मैजिक, वो फेल हो गया, मोदी का नाम नहीं चल रहा। अब समझ में नहीं आ रहा है इनको कि अब हम क्या लेके आगे चले, किस चीज को लेके आगे चले। अब आपने चिढ़ाने वाली बात की थी, मैं कहता हूं इनसे ज्यादा तो चिढ़ा रहे अखिलेश यादव है, जो सामने अवधेश को बिठाते हैं। वो एक मोदी जी के सामने मोदी जी फ्रंट सीट पे बैठे हैं, इधर फ्रंट सीट पे अखिलेश अपने साथ अवधेश को बिठाते हैं। वो एक ऐसा है कि अगर आपसे मान लो कोई गलती हुई है और कोई आदमी रोज सुबह से शाम तक आपको रोज बता रहे हैं कि गलती आपकी, गलती आपकी, गलती, आप इरिटेट होंगे।
वो काम हो रहा है। वो अखिलेश जो अवधेश इनको साथ बिठा के करते हैं कि देखिए ये है आपकी हार का सबसे बड़ा सबूत। मैं कहता हूँ अखिल कल को राहुल गांधी अपने साथ उसको भी बिठा लें, उनको किशोरी लाल जी को भी बिठा लें, तो सोचो क्या सीन होगा। अखिलेश, अवधेश, राहुल गांधी और किशोरी लाल। अब इससे बड़ा जो है वो, अब वैसे ही मोदी जी और शाह जी टेम्पर के, आपको पता है शॉर्ट टेम्पर्ड है, तो उनको तो गुस्सा जल्दी आएगा। तो संसद में और संसद के बाहर फिर क्या हो सकता है। लेकिन मुद्दा ये है कि बात छोटी रखते हुए कि मुझे इन 3 दिनों में साफ दिखा है कि ना कोई गलती से इन्होंने सबक लिया है और ना ही इनके पास समझ में आ रहा है कि आगे करना क्या है, कैसे चलना है। इनको सिर्फ एक चीज गले में फंस गई है मोदी जी को कि इस संविधान के मुद्दे को खत्म करना है। अब इसको खत्म करने के लिए क्या किया जाए वो समझ में नहीं आ रहा। जिसको जो चीज मिल रही है वो वैसा कर रहा है। प्रदीप चौहान सर, सारे मुद्दे तो गिनवा दिए, उसके बाद भी अभी कह रहे हैं कि और भी बातचीत इस पर सदन में करेंगे, क्या कुछ बाकी रह गया? और इन जिन मुद्दों का अखिलेश ने जिक्र किया, वास्तव में ये मुद्दे कितने अहम थे जिनका जिक्र आज राष्ट्रपति के अभिभाषण में होना चाहिए था? देखिए आरपी, सीधा सीधा ये वही चीजें हैं जो राहुल गांधी कहते आए हैं कि चंद लोगों के हाथ में पूरी जो है वो दौलत है, वो उनकी इकोनॉमी बढ़ती है तो देश की इकोनॉमी बढ़ती है। लेकिन असल में देश को आगे बढ़ना, देश के लिए तो पर कैपिटा इनकम बढ़नी चाहिए ना, तब देश आगे बढ़ेगा। जो 500-600 लोग जो ऊपर बैठे हैं उनका जितना मर्जी बढ़ जाए, ये बात इन्होंने बिल्कुल सही की कि तो एक अभी शुरुआत है। दरअसल देखिए 3 दिन अभी संसद के हुए हैं, 3 दिन में आरपी आपने एक चीज नोट की होगी कि जो मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के माथे पे जो पेशानी है ना, वो साफ झलक रही है। सामने जो 2 बैठे हैं अखिलेश और राहुल, उनके चेहरे की मुस्कान सारी कहानी बता देती है। एक्चुअल में चेहरा दिल की सारी कहानी बता देता है। आप जितना मर्जी छुपा लीजिए, चेहरा छुपा नहीं सकता सच्चाई। तो वो जो पेशानी दोनों तरफ दिख रही है और एक तरफ खुशी दिख रही है, वो अपनी पूरी कहानी बता रही है कि अनकंफर्टेबल सिचुएशन में तो है अभी। और इनको मालूम है कि अब ऐसा तो होगा नहीं कि मोदी जी आएंगे छाती पीटेंगे कि एक अकेला सब पे भारी, वो नहीं होगा। ऊपर से राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो आपको जो है वो आपकी बात को काट भी सकते हैं, आप पे सवाल भी खड़े कर सकते हैं, आपको जवाब देना पड़ेगा। अब वो पिछले 10 साल से एक्चुअल में पूरा बदल गया, सिनारियो पूरा बदल गया है। आवाज कल बराबर की है दोनों तरफ से, आवाज में भी कोई कमी नहीं है। आप अब वो नहीं कर सकते कि 100-100 सांसदों को एक साथ आप बाहर कर दो, वो भी पॉसिबल नहीं है। चीजें सारी जब दिख रही हैं कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो जो आपने सबसे पहला सवाल उठाया था कि वो यही था कि मैसेजिंग इसीलिए देने की कोशिश की जा रही है कि हम मेजोरिटी की सरकार है, हम एक साथ है, हम एक साथ है। एक्चुअल में वो जानते हैं कि ये मैसेज देना बड़ा जरूरी है, क्योंकि विद इन पार्टी और विद इन संघ और बीजेपी में जो इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वो भी बड़ा जो है मुश्किल पैदा कर रहा है। क्योंकि अभी आपके पास 4 बड़े इलेक्शंस हैं। अगर आप जम्मू कश्मीर छोड़ भी दो तो 3 इलेक्शन बड़े हैं। आपको महाराष्ट्र और हरियाणा में अपनी इज्जत बचानी है किसी भी हाल में, झारखंड में आप सत्ता में आना चाहते हैं। तो ये अगर ये दोनों की जो हालत है अभी, अगर संघ ने फिर साथ छोड़ दिया और जो बीजेपी का कार्यकर्ता जिस तरह से बैठ गया, घर आके बैठ गया, अगर ये रहा तो फिर ये दोनों हाथ से जाएंगी। तो सबसे पहला बट देखिए एक चीज के सिरे कई हैं। अभी जो स्थिति है उससे ये तीनों राज्यों में मुश्किलात पैदा होगी। अगर तीनों राज्यों में से हार होती है तो फिर मुश्किलात होती है कि जो मोदी शाह की जोड़ी का अगला प्रोग्राम है कि योगी को निपटाएं, वहां मुश्किलात होती है। क्योंकि वहां पर विद इन पार्टी बराबर एक खेमा खड़ा हो जाएगा जो एंटी मोदी एंटी शाह खड़ा हो जाएगा बुरी तरह से कि भाई अब चेहरे बदलने की जरूरत है, इस चेहरे पर नहीं चल रही बात। तो चीजें बहुत सारी है। और मैं एक चीज मानता हूँ आरपी की, पता नहीं बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये सरकार चलेगी, मुझे नहीं लगता ये सरकार पूरा 5 साल कार्यकाल करेगी। क्योंकि जो एटीट्यूड मोदी जी का वो बदलने वाला नहीं है, वो डोमिनेंस उनकी नहीं बदलने वाली है। वो तो अभी शुरुआत में जो है वो चाहिए, चंद्रबाबू नायडू को भी चाहिए, नीतीश कुमार को भी चाहिए। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि महाराष्ट्र चुनाव के बाद से ही असल स्थिति पता लग जाएगी कि एकनाथ शिंदे क्या करते हैं। अगर रिपीट नहीं होते हैं तो फिर एकनाथ शिंदे क्या करते हैं। 7 MP हैं उनके पास भी। आज बीजेपी के एक नेता, मैं नाम भूल गया, उन्होंने बाकायदा बाइट दी है कि वो चाहते हैं कि हाईकमान से उन्होंने रिक्वेस्ट की कि अगर अब बिहार में बीजेपी लीड ले और बीजेपी का मुख्यमंत्री और अगला चुनाव बीजेपी के उसमें लड़ा जाए, बीजेपी के मुख्यमंत्री का चेहरा हो। वहां भी आवाजें उठने लग गई हैं। तो नीतीश कुमार भी कब तक जो है वो झेलेंगे, ये सारी चीजें हैं। तो मुझे लगता है कि चंद्रबाबू नायडू का अगर इस वक्त में तोड़ सकते हैं पार्टी को, नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ सकते हैं, एकनाथ शिंदे के भी सारे ला सकते हैं, अलग बात है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू की पार्टी को तोड़ना इस वक्त सबसे मुश्किल है, क्योंकि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं। वहां आप
आंध्र प्रदेश में बीजेपी ऐसा तो है नहीं कि उनको तोड़ के अपनी सरकार बना ले, उतना उनके पास नंबर ही नहीं है जो महाराष्ट्र और दूसरी जगह पे किया। तो इसलिए एटीट्यूड का जो है ना कि माय वे और हाईवे, उस एटीट्यूड के साथ अभी भी जिस तरह से चल रहे हैं, वो ये सरकार मुझे 5 साल तक खींचती हुई नजर नहीं आ रही। मुझे ऐसा लग रहा है कि 2.5 से 3 साल के बीच में ही या तो आप मध्यावधि चुनाव में जाओगे या फिर बीजेपी को चेहरा बदलना पड़ेगा। दोनों में से एक ही चीज हो सकती है, तब वो तीसरी चीज मुझे पॉसिबल होती नजर नहीं आ रही। तो इसलिए जितने ये तो अभी देखिए, चुनाव के बाद पहला सेशन है, पहले सेशन में ही आप मुद्दों की कंगाली आपको दिख रही है। आपके पास मुद्दे कुछ नहीं है, कहने के लिए कुछ नहीं है, आप 50 साल पुराना मुद्दा लेके आ रहे हैं, तो ये कंगाली तो अभी बढ़ेगी फिर इस हिसाब से। तो ऊपर से सेशन शुरू होने से 2 हफ्ते के अंदर अंदर इतने सारे कांड हो गए, वो जो नीट से लेके और सारी चीजें जो कांग्रेस ने गिनाई भी है बाकायदा कि कितने रेल एक्सीडेंट से लेके क्या क्या हो लिया। तो ये शुभ मुहूर्त कुछ मोदी जी के लिए अच्छा नहीं रहा, जो उन्होंने जिस तरह से शपथ लिया। और सबसे बड़ा सवाल तो आज भी बाकी है कि अब मोदी जी ने बीजेपी की संसदीय दल की बैठक क्यों नहीं बुलाई? क्यों पहली बार ऐसा हुआ कि बिना संसदीय दल के बैठक के ही एक नेता चुन लिया गया और सीधा प्रधानमंत्री की शपथ भी ले ली? यानी कि ये तो बात मानते हैं ना तो मोदी जी की भाई बीजेपी कुछ नहीं है उनके लिए, जो कुछ है सब कुछ मोदी है, पार्टी कुछ नहीं है, पार्टी से ऊपर मोदी है, यही डिसीजन है ना। तो वो जो संसदीय, आप तो यूपी में बैठे हैं, आपको मालूम है कि संसदीय दल की बैठक इसलिए नहीं बुलाई गई थी क्योंकि ये उम्मीद थी कि बीजेपी के बहुत सारे जो यूपी से बहुत छोटे मार्जिन से जीत के आए, बहुत वोकल होने वाले थे, खासकर यूपी के लोग, कि भाई क्यों हम हारे हैं, क्या हुआ है। और जो नहीं, जो हार चुके हैं अभी वो वोकल होंगे, जाहिर सी बात है। तो ये सारी चीजें जब आएंगी ना, तो उस हिसाब से मुझे ये लग रहा है कि ये फिलहाल टेम्परेरी देख रहे हैं। एक सपना था मोदी जी का कि मुझे नेहरू की बराबरी करनी है, 3 टाइम लगातार प्रधानमंत्री बनना, वो सपना पूरा हो गया उनका। अब उनको आगे मेरे ख्याल जो होगा वो देखा जाएगा, उस हिसाब से चल रहे हैं। और उन्हें खुद को भी उम्मीद नहीं है कि 5 साल चलेंगे।